सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान खान अरेस्टेड। भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सदस्य है। आतंकी सलमान रहमान खान को विदेशी धरती से दबोचकर भारत ले आया गया है। ये नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। भारत में दहशतगर्दी के वारदात को अंजाम देकर पूर्वी अफ्रीका के देश रवांडा में छिपा बैठा यह आतंकी सोच रहा था कि वो भारतीय जांच एजेंसियों से बच जाएगा। जहां जाना है दुनिया के जिस कोने में ढूंढ सकते हो, जिस गली मोहल्ले, ऊंचे पाताल लोक, आसमान लोक, जहां घुसना है घुस सकते हो, घुस जाओ, छोड़ेंगे नहीं। ये है फिलॉसफी नए भारत की, ये है फिलॉसफी अजीत दोवल। वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया। बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जिन्होंने रवांडा देश का नाम भी नहीं सुना होगा। ये तो पता छोड़ ही दीजिए कि अफ्रीका में है। अगर वहां से वो लाए जा रहे हैं तो सोचिए भारत की डिप्लोमेसी किस हद तक कहां तक पहुंच चुकी है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। 2008 में जो बेंगलुरु में सीरियल धमाके हुए थे, एक के बाद एक, उसके पीछे जो मास्टरमाइंड लश्कर का इंडिया ब्रिंग्स बैक सलमान खान फ्यूजिटिव, लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाला वो दहशतगर्द, वो मिलिटेंट जो कि मोस्ट वांटेड था इंडिया में, जिसके सर पर इनाम भी था, और जो आलमी तंजीमें हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ ऐसी, उनमें भी उसका नाम वांटेड के तौर पर शामिल था। वो सलमान खान आई थिंक 40-45 ईयर्स इस बंदे की एज है, और वो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है, वो अब रवांडा में गिरफ्तार हुआ है। तो ये क्या कहानी है कि रवांडा में वो कैसे अरेस्ट हुआ और भारत कैसे आया? तो देखिए, इसमें ये आ रहा है इस वक्त के जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भारत की, NIA, उन्होंने उसको वापस वो लाए हैं। ऑन थर्सडे ब्रॉड बैक लश्कर तैयबा फ्यूजिटिव सलमान खान एंड एक्यूज्ड इन द बेंगलुरु प्रिजन टेरर कंस्पिरेसी केस फ्रॉम रवांडा, और इसमें आफ्टर सिक्योरिंग हिज एक्स्ट्रेडिशन फ्रॉम देयर। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने इसकी जब डिटेल्स पढ़ी तो पता ही चला कि बेंगलुरु में जो इस तरह के एक तो हथियार जो हैं वहाँ पर फराहम करने के लिए और वहाँ पर दहशतगर्दी करने के लिए जो प्लान ये बना रहा था और बनाया गया था, उसके ऊपर जब उसका पता चला और वो प्लान खुल गया और उसके बाद इसको ये खतरा हुआ कि ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो ये वहाँ से भागा और उसके बाद रवांडा में ये था। यानी इस वक्त जो था, जो लाया गया है वो रवांडा से लाया गया। रवांडा में मैं देख रही थी कि ये तफसीलात डिटेल्स आ रही थी कि इसकी एक दुकान थी और वहाँ पर ये दुकानदार के तौर पर काम करता था, लेकिन भारत ने रवांडा को ये बताया, यानी इंडिया की तरफ से इसको डिटेक्ट किया गया रवांडा में, और वहाँ पर फिर रवांडा को ये कहा गया कि ये इसको गिरफ्तार किया जाए, और रवांडा ने इंडिया के कहने पर गिरफ्तार किया इसको। और गिरफ्तारी के बाद देखिए, एक होता है कि कहने पर गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन दूसरा होता है एक्स्ट्रेडिशन। अब कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं कि जिस पे आप एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं, यानी कोई आपसे मांगे, जो कि इंटरपोल के थ्रू और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस तरह के जो हैं वो मैकेनिज्म होता है। लेकिन रवांडा से इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। कुछ साल पहले मोदी साहब भी वहाँ पर उनका विजिट, और उसके बाद वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है उन्होंने उनको पैसा भी दिया रवांडा को, और रवांडा की जो आप कह लें कि उनकी वेलफेयर के लिए काफ़ी काम है। तो भारत का ये काम कि वो ऐसे कंट्रीज़ की वेलफेयर के लिए ना सिर्फ बजट रखता है बल्कि उनको जो है वो मदद भी करता है। तो ऑब्वियसली फिर जब आपके ऐसे ताल्लुकात होते हैं कंट्रीज़ के साथ, तो वो आपका साथ देते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना है जहां आप बच सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो भैया वो देश हमें स्वतः अपने आप, हमें जो हमारे दुश्मन है, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ रहते हैं, उन्हें दे दे, या भैया अगर कोई नहीं दे सकता तो भैया हम जाकर अपने आप से, अपने हिसाब से उनका जो देह या प्राण है वो अपने आप ले लेंगे। हमने देखा किस तरीके से बहुत सारे ऐसे अननोन गनमैन हैं, बहुत सारे ऐसे मिशंस हैं जो एग्जीक्यूट किए गए
वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार ने किए, लेकिन भारत के कोई हितैषी था जो पूरी दुनिया में घूम रहा है हथियार लेके, बंदूक लेके, और वो जहां जो भी मिलता है भारत के खिलाफ उसे वो निपटा देता है। पाकिस्तान हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हमने अननोन गनमैन का कहर देखा। अब तो अननोन गनमैन भारत में भी काम करने लगे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। भैया विदेश को एक्सपोर्ट किया हुआ था सामान अब भारत में भी इस्तेमाल होने लगा है। लेकिन उसके अलावा अब अफ्रीका अफ्रीका एक ऐसा नया डेस्टिनेशन बना है जहां भारत अपनी एक तरीके से कह सकता है इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर जो भारत के दुश्मन है, जो भारत के खिलाफ जो भी किसी भी तरह की गतिविधि में है, उसे अब वहां से निकाल के लाना उसने प्रयास करना और उसे निकाल के उसमें सफल होना प्रारंभ कर दिया है। दरअसल एक देश है अफ्रीका में, रवांडा। तो एक भारत का एक दुश्मन था सलमान खान। वैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं, है वो भी, लेकिन हाँ एक दूसरा सलमान रहमान खान है। वो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव माना जाता है और एक हाई प्रोफाइल ऑपरेटिव माना जाता है। माना जाता है कि लश्कर तैयबा के रैंक्स में वो एक अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करता है रिस्पेक्ट टू भारत। खैर लश्कर तो रिस्पेक्ट टू भारत ही है सारा का सारा, भारत के खिलाफ ही वो लश्कर तैयबा बनाया गया है। दरअसल वो बहुत सारे टेरर फंडिंग्स में वो इन्वॉल्व रहा है। बेंगलोर में जो बॉम्ब ब्लास्ट रहे थे उसमें वो वन ऑफ द प्राइम अक्यूज में से एक है सलमान रहमान खान। अब भारत में वो रह नहीं सकता था, पाकिस्तान में अननोन गनमैन की आपको पता ही है कब कहां कौन कहां से निकल आया, तो उसने सोचा यार कहीं ऐसी जगह ढूंढी जाए जहां नजर ना पहुंचे किसी की। वो पहुंच गया अफ्रीका के रवांडा में, रवांडा की राजधानी में एक छोटी सी दुकान करके दुकान चलाकर वो रह रहा था। दुकान तो एक फसाड था, सामने का चेहरा था, पीछे बहुत कुछ जो गतिविधियां करनी होती थी वो कर रहा था। भारत की सबसे पहले तो रॉकी एजेंसी को बधाई देनी चाहिए भैया, उन्होंने वहां से खबर निकाली कि वो वहां है, ऐसे ऐसे रह रहा है। फिर वो रवांडा की जो अथॉरिटीज है उनसे संपर्क किया गया। देखिए ये मिशन बहुत इजी नहीं था। मैं बता देता हूं उसके लिए बैकग्राउंड वर्क कैसे किया जाता है। जब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से विदेश यात्राओं पे रहते हैं, वो इतनी विदेश में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का जवाब है सलमान रहमान खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो रवांडा गए थे। इससे पहले कोई प्रधानमंत्री रवांडा नहीं गया। 2018 में प्रधानमंत्री रवांडा गए थे, वहां उनसे बहुत अच्छी मतलब एक तरीके से मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए भारत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जो लोकल एक तरीके से कह सकते हैं सिविलाइजेशन को समझा उन्होंने, और वहां क्या वैल्यू है गाय की ये समझा। 200 गाय भेंट की, ये वो चीजें थी जो ना ही सिर्फ रवांडा की सरकार, रवांडा बल्कि रवांडा के जनमानस को छुआ कि भैया अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, वो गाड़ी भेंट करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हमारी जो सिविलाइजेशनल वैल्यू हमारी पहचान है, हम जिससे आपको कनेक्ट मानते हैं, भारत ने वो समझा और भारत ने गायें भेंट करी। तब से भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए, रवांडा से बहुत बेहतर, मतलब पहले भी थे और बेहतर हो गए। और भारत का और रवांडा के बीच में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, प्रत्यर्पण संधि। यानी कि दो देशों के बीच हमेशा से कोई मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं आपस में संधि कर लेते हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ कोई अपराधी होगा या हमारे यहाँ होगा तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमें दे देना। भारत की कनाडा के साथ है, कभी भी वो नहीं दे रहा। तो रवांडा ने कहा हाँ जी ठीक है, रवांडा ने इंडिया के कहने पर उसको गिरफ्तार किया वहां पर, और उसके बाद अब उसको ले आया गया है इंडिया वापस। अब यहाँ पर उससे पूछताछ होगी, सारा इसके अंदर बहुत सारी चीजें खुलेंगी। देखें एक तो ये बड़ी ही एक, मैं आपको ये बताऊं, मैंने एक प्रोग्राम किया इससे पहले, मैंने आपको ये बताया कि जो वो वाला प्रोग्राम था जो कि मुंबई अटैक्स पे किया था मैंने, और उसमें मैंने आपको ये कहा था कि देखिए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वी विल नेवर फॉरगेट एंड वी विल नेवर फॉरगिव। तो अभी वो डेट गुजरी है मुंबई हमलों की, और इसी के साथ ये एक बड़ी खबर आ रही है। तो ये बताया है इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने और मोदी हुकूमत ने ये बताया है कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि वी विल नेवर फॉरगिव एंड वी विल नेवर फॉरगेट, तो वो नहीं भूले। और ये देखें अजमल कसाब लश्कर तैयबा का, और अब उन्होंने एक और इन्हीं डेट्स के अंदर इसी उसमें सिनेरियो में कि जब मुंबई हमलों की अभी डेट गुजरी तो उन्होंने एक लश्कर से ताल्लुक़ रखने वाला ही दहशतगर्द वहाँ से पकड़वा लिया है और भारत मंगवा लिया है। ये प्रैक्टिकल जवाब है। एक तो उन्होंने उनकी वर्बल स्टेटमेंट थी ना, यानी एक उन्होंने ज़ुबानी कहा था कि भाई हम कभी ना भूलेंगे और ना ही हम कभी माफ़ करेंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और
इसी दौरान जो है ये बंदा भी आ गया। बड़े ये ज़ाहिर है शर्म की बात है, बड़ी बदनामी की और बड़ी खैर अब कहाँ, मतलब कि उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है तो एबटाबाद से पकड़ा जाता है, फिर अजमल कसाब का ताल्लुक निकलता है तो वो उधर से निकलता है, और फिर उसके बाद जो है वो ये बंदा पकड़ा जाता है। ये जितने भी दहशतगर्द दुनिया में जो मोस्ट वांटेड, जो कि यूएन से लेकर और जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी मोस्ट वांटेड है, ये सारे दहशतगर्द जड़े हैगे ने उन्हों का ताल्लुक उत्थों ही निकलता है। तो ये जो है यही तो है एफएटीएफ में नाम क्यों है नाम। अब जो हाफिज सईद है वो गिरफ्तार, खैर देखिए नजरबंद और गिरफ्तार, वहां पे आपको पता है केड़ी गिरफ्तारी थी केड़ी नजरबंदी, और वो ऐसी खबरें भी आती रही और आपको काफी लोग ऐसी खबरें पहुंचाते भी रहे व्लॉग्स के थ्रू के जनाब वो जो है वो तो फिर रहे हैं, उन्होंने वहां पे तकरीर कर दी, यहाँ पे तकरीर कर दी, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये सारी बातें इकट्ठी होती रहती हैं, और जब ये बातें इकट्ठी होती है ना तो उसके बाद फिर एफएटीएफ में नाम जाता है, और फिर भारत ये कहता है हाँ जी हमने करवाया एफएटीएफ। इंडिया डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि जी एफएटीएफ में जो नाम गया, हाँ हमने कोशिश की है। 26/11 का मेन मास्टरमाइंड पाकिस्तानी फौज के आशीर्वाद से खुशी खुशी जिम कर रहा है, एक जिंदगी जी रहा है। जकीउर रहमान लखवी को टेररिस्ट घोषित करा यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया ने तो करा लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित करा है। वो पाकिस्तान में घूम रहा है सबके सामने, अपने आप को छुपा नहीं रहा, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और जकीउर रहमान लखवी खुला चैलेंज कर रहा है, यार हम जाएंगे बंबई में, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे 100 200 300, हम कश्मीर में सो कॉल्ड फ्रॉडिया जिहाद करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और फिर हम तुम्हारे ऊपर यह भी प्रेशर डालेंगे कि तुम आके पाकिस्तान क्रिकेट खेलो। यह मेरी आपसे शिकायत है, सोचना इसके बारे में। ऑल दोज पीपल हु हैव कॉल्ड यूजफुल इडियट्स, उनको पता है अमन की आशा होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में बैठें, वो यहां आए हम वहां आए, हम गाड़ी चला के लाहौर चले आए, वो गाड़ी चला के अमृतसर आए, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाएं, चांदनी चौक। वो जैश ए मोहम्मद के औजार भेज रहा है कत्लेआम करने के लिए। पार्लियामेंट पर अटैक जैश ए मोहम्मद ने करा था, ठीक है। पुलवामा, जो लेथपुरा में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, जिसमें 40 भाई हमारे सीआरपीएफ के चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, वो जैश ए मोहम्मद का एक्शन था, ठीक है। लश्कर तैयबा ने 26/11 करा और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आपको क्या लगता है बाबर आजम क्या है? आप इनसे बोल दीजिए बाबर आजम को कि एक बार टेररिज्म कंडेम करो। बाबर आजम कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि बाबर आजम और जकीउर रहमान लखवी में ज्यादा फर्क नहीं है। एक टेररिस्ट है, क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, एक क्रिकेटर है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये बात कर दी है कि भाई हम आपको अब भूलेंगे नहीं, कोई पाकिस्तानी जवाब नहीं देगा इसका। जो मौजूदा हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, व्हेन ही वाज इन द ऑपोजिशन, इंडिया ने अटैक किया तो इन्होंने कहा जी कि वी गॉट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एट दैट टाइम फ्रॉम द आर्मी चीफ, एंड उनकी टांगे कांप रही थी आर्मी चीफ की। अब इंडियन मीडिया वाज वाचिंग पाकिस्तान's parliament and that was the punchline, that a sitting parliamentarian standing in the parliament of the country is saying कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी और उनको सांस नहीं आ रहा था। ये मुमकिन है? सही है। सो लेट्स सी, ये एक चीज़ है। सो पॉइंट इज, जहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये आज जो उन्होंने कहा है कि हम भूलेंगे नहीं, हम माफ़ नहीं करेंगे आपको, वी विल नॉट फॉरगिव यू, हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, ओके, हम आपको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है जी। सो ये जो माफ़ ना करना है, दैट इज़ इट मीन्स कि दिस इज़ अ माइंड सेट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का माइंड सेट है कि हमने आपको माफ़ नहीं करना, ये याद रखिएगा, और हम भूले भी नहीं हैं। इट मीन देखिए 2008 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इंगेज नहीं कर सके दोबारा। तो 16 साल हो गए डिसंगेजमेंट। कभी कभी हम कहते हैं जी बात करनी चाहिए, लेकिन इंडिया कहता है नहीं करनी चाहिए। सो मैं तो ये बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इंडिया विल नेवर टॉक विद पाकिस्तान, बिकॉज वो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक विद द कंट्री which has a political instability, which is being targeted by the non-state actors.
which has an internal political imbalance, uh, which is facing an economic crisis and running towards the global financial institutions. Why should we talk and why should we give them a space? हम क्यों बात करें और क्यों स्पेस दें? सो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी वो बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि आज हमने ये बात की, आज हमने बात की तो हम तो बेसिकली पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे. सो पाकिस्तान शैल गेट रेडी फॉर दिस कि इंडिया के साथ तभी बात होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लंबी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, छोटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं. एक बात. दूसरा, इन केस 2029 तक तो नहीं होगी, बिकॉज ये इंडिया का जो पॉलिटिकल ऑपरेटर है ना, ये तो एक माइंड लगा, ये लंबा सोच रहा है पाकिस्तान के बारे में कि इनको इग्नोर करें. ठीक है. और मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही समझती है कि नहीं, अभी इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए, और हमने क्योंकि बहुत दफ़ा कह दिया हुआ है, नाउ इट्स देयर टर्न. सो लेकिन हमारी जो पॉलिटिशियन है वो बात करना चाहते हैं. लेकिन अगर पॉलिटिशियन करना चाहते हैं तो मिलिट्री सपोर्ट करेगी. लेकिन ये जो मिलिट्री लीडरशिप है, ये पिछली वाली की तरह नहीं है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक. पिछली जो थी वो बहुत ज़्यादा बात करती थी और करना चाहती थी.